सो वंस अगेन हेलो हाय एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लास 10 सीबीएसई का ये सेकंड पार्ट होगा। तो पिछले क्लास में हमने रिफ्लेक्शन को ठीक से समझ लिया था। इस क्लास में हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड और बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो इसका मतलब ये है, लाइट अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाती है तो लाइट क्या करती है, लाइट सीधा न जाकर वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाती है तो लाइट स्ट्रेट नहीं जाएगी, वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। जैसे कि आप ये फिगर देखिए, आपको समझ में आएगा। अब जैसे कि मान लीजिए ये कोई मीडियम है, ये कोई और मीडियम है, और लाइट जब एक मीडियम से ऐसे दूसरे मीडियम को जाती है तो लाइट यहीं से बेंड कर जाती है। क्लियर है? सो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाती है, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्शन होता है ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। जैसे हम रिफ्रैक्टिव मीडियम भी बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव मीडियम का मतलब होता है द मीडियम इन व्हिच लाइट ट्रैवल्स। जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है दैट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव मीडियम। जैसे कि आपका एयर हो गया, जैसे कि आपका वाटर हो गया, जैसे कि आपका ग्लास हो गया, एट्सेट्रा। इन सभी मीडियम को रिफ्रैक्टिव मीडियम कहा जाता है क्योंकि लाइट इसमें ट्रैवल करता है। तो ये जो मीडियम होता है ये आपका दो तरह का है। एक होता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और दूसरा होता है ऑप्टिकल रेयर मीडियम। तो जिस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो लेस है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। और जो मीडियम में लाइट की स्पीड हाई होती है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड लेस, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड जो होगी हाई हो जाएगी। तो इन दोनों फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए। मान के चलिए ये कोई रेयर मीडियम है और ये कोई डेंसर मीडियम है। ठीक है, और तो ये जो हो गया दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। दोनों मीडियम जहाँ पर एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है दिस इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। सपोज कीजिए दिस मीडियम इज एयर एंड दिस मीडियम इज वाटर। तो एयर आपका एक रेयर मीडियम है एंड वाटर हो गया आपका डेंसर मीडियम। तो जिस पॉइंट पे पानी और हवा एक दूसरे के संपर्क में आते हो दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। क्लियर है? तो ये रहा, आपने लाइट को थ्रो किया तो लाइट एयर से होते हुए वाटर में एंटर की। तो जिस पॉइंट पर लाइट ने वाटर को छुआ है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो नॉर्मल हम ड्रॉ कर देंगे जो कि इंटरफेस से एकदम परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? इंटरफेस से ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये डेंसर मीडियम है तो लाइट को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ऐसे सीधा बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट क्या किया, डेंसर मीडियम में ये बेंड हो गया। ये किधर बेंड हो गया? ये डेंसर मीडियम में ये बेंड होता है टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। ये आप याद रखेंगे कि डेंसर मीडियम में लाइट हमेशा बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, अब इस फिगर को देखिए, तो मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है, फॉर एग्जांपल टेक इट एज वाटर, और ये रेयर मीडियम है, टेक इट एज एयर। तो अब देखिए, अगर लाइट वाटर से निकला और पानी में एंटर किया, तो वाटर से निकला पानी में एंटर किया तो इसका मतलब ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है एयर में, दैट इज ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि एयर जो है एक रेयर मीडियम है, एयर जो है वो एक रेयर मीडियम है, तो रेयर मीडियम में जो रिफ्रैक्शन होगा, जो बेंडिंग होगा दैट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल। डेंसर मीडियम में अगर रिफ्रैक्शन होता है तो ये बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल, और रेयर मीडियम में अगर रिफ्रैक्शन होता है तो ये होगा अवे नॉर्मल। क्लियर?
नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन किसके ऊपर जो लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के लॉज, जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपका जो पहला लॉ है दैट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया या फिर नॉर्मल हो गया, वो एक ही प्लेन पर रहेंगे। अब जैसे कि थोड़ा सा इस फिगर को थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, आप समझ पाएंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हो मैंने एक पेपर के ऊपर बनाया है, इस फिगर को एक पेपर के ऊपर बनाया है। तो उसी पेपर पे आपका इंसिडेंट रे है, उसी पेपर पे भी आपका नॉर्मल है, एंड ऑन द सेम पेपर उसी पेपर के ऊपर भी आपका रिफ्रैक्टेड रे है। सो दिस इज द मीनिंग इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है। एंड जो दूसरा लॉ है दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, मतलब ये जो एंगल आप देख रहे हो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल रिफ्रैक्टेड के रे के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू एक हमेशा कांस्टेंट रहेगा। साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशंस ऑफ नो रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन कब नहीं होगी? तो पहला कंडीशन व्हेन लाइट परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। तो ये इंटरफेस हो गया, अगर मान के चलिए लाइट बिल्कुल ही सरफेस से एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन बिल्कुल सीधा अगर लाइट पास किया तो उस केस में लाइट सीधा चला जाएगा, किधर भी बेंड नहीं होगा। क्लियर है? एंड द सेकेंड रूल व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ टू मीडिया आर इक्वल। अगर मान के चलिए दिस इज योर मीडियम 1 एंड दिस इज योर मीडियम 2। सो व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ टू मीडिया आर इक्वल, अगर मान के चलिए ये एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया तो लाइट इधर भी बेंड नहीं होगा, लाइट सीधा चला जाएगा। क्लियर है? अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसको चलिए समझते हैं। ठीक है? ओके। तो चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ठीक है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है किसी भी दो मीडियम में लाइट का जो स्पीड है उसका जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान के चलिए अब जैसे जो वाटर में लाइट का स्पीड है दैट इज 2 इंटू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड इन ग्लास में जो स्पीड है लाइट का दैट इज 2 इंटू 10⁸। ठीक है, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूँ वाटर का, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो एन जो होता है दैट इज द सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाजू में ही लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, आप जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे वो एन की बाजू में लिखा होगा, और जिसके कंपैरिजन में आप निकाल रहे हैं वो उसके पास रहेगा। क्लियर है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसका मतलब जो ग्लास में स्पीड है डिवाइडेड बाय स्पीड इन वाटर। क्लियर है? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो उसी मीडियम में जिस लाइट की जो स्पीड है वो हमेशा रहेगा डिनोमिनेटर के पोजीशन में। तो ये रहा स्पीड इन ग्लास डिवाइडेड में स्पीड इन वाटर, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, दिस कैंसिल, तो मुझे मिला 2/2.25। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्लियर? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स इज 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई इज 10 मीटर पर सेकेंड. सो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई. तो यहाँ पर आपको एक्स मीडियम में लाइट का स्पीड दिया है, वाई मीडियम में लाइट का स्पीड दिया है. आपसे पूछा है आप एक्स मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए एंड वाई मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो वो एन के पास लिखेंगे, तो वो मैंने लिख दिया, और जिसके कंपैरिजन में वो उसके पास रहेगा. क्लियर है. तो स्पीड इन वाई अपॉन में स्पीड इन एक्स, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे वो हमेशा डिनोमिनेटर के पोजीशन में रहेगा. तो स्पीड इन वाई 10, स्पीड इन एक्स इज 5, उसको कैंसिल कर दिया तो मुझे मिल गया 2. तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई पूछा है. क्लियर है. अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, स्पीड इन एक्स अपॉन में स्पीड इन वाई. तो एक्स में स्पीड है 5, वाई में स्पीड है 10, इसको कैंसिल किया तो मुझे मिला 0.5. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. क्लियर है. नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट का जो स्पीड है इन दोनों में क्या संपर्क है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये हुआ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई होगी तो स्पीड ऑफ लाइट लो हो जाएगी. क्लियर है. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लो हुई तो इसका मतलब जो लाइट का जो स्पीड होगा वो हाई होगा. ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. क्लियर है. नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितने टाइप्स का होता है देखिए ध्यान से. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का है. एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आउट ऑफ 2 मीडिया 1 मीडियम मस्ट बी वैक्यूम और एयर. तो मान के चलिए आपके पास कोई भी 2 मीडियम है, अगर उसमें से एक मीडियम आपका वैक्यूम होता है या फिर एयर होता है, अगर आप तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो सो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एनी 2 रिफ्रैक्टिव मीडिया एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम, अगर आप कोई भी 2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो जिसमें कि वैक्यूम और एयर नहीं है, ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट में आपका एयर या फिर वैक्यूम रहेगा, लेकिन रिलेटिव में कोई भी 2 मीडियम आप ले लीजिए. जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्लास और वाटर को लिया, या फिर वाटर केरोसिन को लिया. ठीक है. सो अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. और यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर मैंने एक मीडियम एक्स लिया है और दूसरा मीडियम वैक्यूम लिया है. अगर यहाँ पर मैंने एक्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स का अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा दैट शुड बी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स. ऊपर हमेशा वैक्यूम रहेगा. ठीक है. और इसको हम सी से डिनोट करते हैं. क्लियर है. अगर यहाँ पर मैंने एक मीडियम लिया है एक्स और दूसरा मीडियम लिया है वाई, अगर मैं एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ सो दैट शुड बी स्पीड ऑफ लाइट इन वाई डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स. क्लियर है. एकदम सिंपल था. यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन इसे सॉल्व कर लेते हैं. कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इन व्हिच स्पीड ऑफ लाइट is 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर आपको एक मीडियम दिया है ग्लास और उसमें जो लाइट का स्पीड दिया है और आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है. तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. अगर मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं
So refractive index of a glass with respect to air, that is speed in vacuum divided by speed in glass, that is c divided by speed of light in glass, 3 into 10 to the power 8 divided by 2 into 10 to the power 8. इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और मुझे मिला 3/2. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. क्लियर है? और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा. स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी में लाइट का स्पीड दिया है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में भी लाइट का स्पीड दिया है. अगर मैं यहाँ पर निकालूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं निकाल रहा हूँ. यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ग्लास और एक वाटर है, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर मैं निकालूंगा दैट विल बी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वैक्यूम या फिर एयर नहीं है. अगर होता तो वो एब्सोल्यूट होता. क्लियर है? तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ, तो लाइट का जो स्पीड ग्लास में है वो हमेशा नीचे रहेगा और वाटर में ऊपर. ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये मेरा निकल के आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, उसकी वैल्यू रही, सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव मीडियम. तो अभी मैंने आपको कहा था रिफ्रैक्टिव मीडियम इज ए मीडियम इन विच लाइट ट्रैवल्स. जो मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है दैट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव मीडियम. तो ये दो तरह का है, एक है डेंसर मीडियम और दूसरा होता है रेरर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम. ठीक है, अब देखिए ये डेंसर है, ये रेरर है, एंड दिस इज द इंटरफेस. तो लाइट, दिस इज इंसिडेंट रे, ये डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जब एंटर करेगी तो ये हमेशा बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, रेरर मीडियम में लाइट हमेशा नॉर्मल से दूर जाता है. क्लियर है? अब यहाँ देख लीजिए, ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है आपका. तो लाइट रेरर मीडियम से होते हुए डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्ट कर रही है. तो डेंसर मीडियम में जो रिफ्रैक्शन होगा ये ऑलवेज टूवर्ड्स नॉर्मल होगा. ठीक है, डेंसर मीडियम में लाइट नॉर्मल की तरफ हमेशा बेंड करेगा. क्लियर है? जिसको यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया है, लाइट बेंड्स अवे नॉर्मल और यहाँ पर लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. क्लियर है? और एक पॉइंट को भी आप नोट करते चलिए, रेरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा हाई होगी और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा लेस होगा. और रेरर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो रहेगा एंड डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई रहेगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. क्लियर है? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म, ग्लास स्लैब. ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है. ठीक है, अब क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखिए. जब मैंने यहाँ से लाइट को एंटर करवाया और लाइट जब ग्लास स्लैब के अंदर यहाँ पर एंटर हुई और यहीं से बाहर निकल गई, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज एमर्जेंट रे. ठीक है, तो दिस इज द इंटरफेस, ये इंटरफेस हो गया. दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहीं से मैंने परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस, ये इसी पॉइंट से बाहर निकला, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और यहाँ से मैंने नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया है. क्लियर है? अब अगर मैं इंसिडेंट रे को आगे से ट्रेस करूं एंड एमर्जेंट रे को अगर मैं पीछे ट्रेस करूं, तो ये
दो लाइन क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के बिल्कुल ही पैरेलल हो जाएंगी। दिस पैरेलल, ये दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू ए ग्लास स्लैब। क्लियर है? और यहाँ पर ये जो एंगल देख रहे हो, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल देख रहे हो, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच में ये जो एंगल देख रहे हो, दिस इज एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो लाइट हमने छोड़ा था एयर से। एयर एक रेयर मीडियम है, एंटर किया किस में, ग्लास में। ग्लास एक डेंसर मीडियम है और निकला कहाँ पर, एयर को निकला। एयर एक रेयर मीडियम है। क्लियर है? ठीक से समझे? तो लाइट यहीं से एंटर किया, डेंसर मीडियम में बेंड हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल, यहीं से बाहर निकला रेयर मीडियम और ये बेंड हुआ अवे नॉर्मल। अगर एमर्जेंट रे को मैं पीछे ट्रेस करूँगा, इंसिडेंट रे को आगे ट्रेस करूँगा, तो ये दो लाइन एक दूसरे के बिल्कुल ही पैरेलल हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेरिकल लेंसेस में। लेंस जो होता है ये एक ग्लास का टुकड़ा होता है जो कि बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है? और ये लेंस दो तरह का है, एक है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। अगर लेंस का मिडिल वाला हिस्सा मोटा है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। अगर मिडिल वाला हिस्सा पतला है, दैट इज कॉनकेव लेंस। मिड पार्ट थिक, मिड पार्ट इज थिन। और यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है, सिर्फ एक कंडीशन में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है। लेकिन कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगा। पिछले क्लास में भी हमने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनता है, कॉनकेव मिरर में भी सेम इमेज बनता है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया है। तो ये लेंस का सेंटर है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है? अगर ये जो इस कर्वेचर को अगर मैं ऐसे कंप्लीट करूँगा तो मुझे यहाँ पर एक सेंटर मिलेगी और उसका फोकस मिलेगा। और ये जो कर्वेचर को अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड को स्ट्रेच करूँगा तो मुझे एक सेंटर मिलेगी और ये उसका फोकस हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज 2f1, f1 ऑप्टिकल सेंटर, f2 एंड 2f2। ये डिस्टेंस ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है? 1 2 3 एंड 4 ये डिस्टेंसेस आपके इक्वल होने चाहिए। और आप यहाँ पर एक बात ध्यान में रखेंगे, ये लेंस का लेफ्ट साइड हो गया और ये लेंस का राइट साइड हो गया। जो कि जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो लाइट यहीं से होते हुए राइट साइड को जाएगी और आपका जो स्क्रीन होगा वो हमेशा राइट साइड में ही होगा। ठीक है? तो राइट साइड में अगर स्क्रीन है, जितने इमेज राइट साइड में बनेंगे वो सारे रियल एंड इन्वर्टेड होंगे। ठीक है? अगर कोई इमेज लेफ्ट साइड में बनता है उसे हम वर्चुअल इरेक्ट इमेज कहेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है? तो ये कॉनकेव लेंस हो गया। इस कर्वेचर को अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक स्फीयर बनाऊँ तो ये उसका सेंटर हो जाएगा एंड ये फोकस हो जाएगा। अगर इस कर्वेचर को अगर यहाँ पर मैंने ऐसे स्फीयर बनाया तो ये उसका सेंटर हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका फोकस, एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है? तो लेंस का लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, और राइट साइड में स्क्रीन रहेगा
अगर राइट साइड में जो इमेज बनता है दैट इज कॉल्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अगर इमेज लेफ्ट साइड में बनता है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जैसे कि ये एक कॉन्केव लेंस है तो इसमें इमेज जो बनेगा वो हमेशा लेफ्ट साइड पे ही बनेगा, सो इसे हम कहेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशंस इन कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस में इमेज कहाँ बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्केव लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये 2f1 f1 ऑप्टिकल सेंटर f2 एंड 2f2। अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जाती है तो वो हमेशा फोकस से एंटर करके बाहर निकलेगी। क्लियर है। दूसरा कंडीशन, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करती है तो ये सीधा चला जाएगा, ये कभी भी बेंड नहीं होगा, ये हमेशा सीधा ही चला जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशंस इन कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस में क्या कंडीशन है, तो ये हो गया आपका कॉन्केव लेंस हो गया 2f1 f1 ऑप्टिकल सेंटर f2 एंड 2f2। अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो बिल्कुल ही स्ट्रेट जाएगा, ये बेंड नहीं होगा। अगर लाइट पैरेलल जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन ये डाइवर्ज करेगा। ध्यान में रखेंगे, ये जो कॉन्केव लेंस है हम इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस क्योंकि लाइट पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागती है, लाइट जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागती है, दैट इज व्हाई कॉन्केव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। सो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, डाइवर्ज हो जाएगी कौन से डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस। तो इसको मैं पीछे ट्रेस किया। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो पहला कंडीशन है थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका लेंस हो गया। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका इन्फानाइट पे है, इन्फानाइट पे, और इन्फानाइट से जो लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल होती हैं। ये आप याद रखेंगे, इन्फानाइट से जितने भी लाइट रेज आती हैं वो सब पैरेलल होती हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल लाइट आई और फोकस से पास की, तो आपका जो इमेज बनेगा वो फोकस के ऊपर ही बनेगा। ठीक है। चलिए दूसरा केस देख लेते हैं। लाइट, अब जो ऑब्जेक्ट है आपका ये 2f1 से थोड़ा सा पीछे है, ऑब्जेक्ट इज जस्ट बिहाइंड 2f1, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। तो एक रे में पैरेलल लिया और पैरेलल रे फोकस से पास करता है। ठीक है। अगर दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो सीधा जाएगी, वो बेंड नहीं होगी। सो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जिस पॉइंट पर मीट करेंगी वहीं पर आपका इमेज बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है ये 2f1 के पोजीशन के ऊपर अगर रहेगा, ठीक है। सो एक लाइट रे मैंने पैरेलल लिया जो फोकस से पास की, एक लाइट रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से गुजारा, तो जहाँ पर मिली दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब जो ऑब्जेक्ट है 2f1 एंड f1 के बीच में है, लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास की, जो ऑप्टिकल सेंटर से गया वो सीधा गया, जहाँ पर दोनों मिले वहीं पर आपका मिला, वहीं पर आपका
बना इमेज। क्लियर है। नेक्स्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो F1 के ऊपर है, लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से निकला, ऑप्टिकल सेंटर से जो गया वो सीधा चला जाएगा। आप देख रहे हो ये दोनों लाइट रे नहीं मिल रही हैं, ये मिलेंगी कहाँ पर, ये मिलेंगी इन्फानाइट पर मिलेंगी, और यहीं पे आपको सबसे बड़ा हाईली एनलार्ज्ड इमेज मिलेगा। एंड दिस इज द एक्सेप्शन केस 1। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, एक लाइट रे मैंने पैरेलल लिया प्रिंसिपल एक्सिस के और ये फोकस से निकला, दूसरा लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास किया तो वो सीधा चला जाएगा। आप देख रहे हो ये दोनों लाइट रे मिल नहीं रही हैं। अगर मैं इन दोनों को पीछे ट्रेस करूँगा, जहाँ पर इंटरसेक्ट किए वहीं पर मुझे मिलेगा इमेज, और यहाँ पर इमेज जो है वो लेफ्ट साइड में बन रहा है। आपका जो स्क्रीन है वो राइट साइड में है, लेकिन इमेज जो है वो लेफ्ट साइड में है। तो इस केस में आपको वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलेगा, और उसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं कॉनकेव लेंस का केस। तो यहाँ पर कॉनकेव लेंस, ये उसके पार्ट्स हो गए। तो केस 1, ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फानाइट पर है, और इन्फानाइट से जो लाइट रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलल होंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये डाइवर्जिंग लेंस है। सो लाइट रे पैरेलल आई तो यहीं से डाइवर्ज करेगी, लाइट पैरेलल आई डाइवर्ज करेगी। कौन से डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस। इसके लिए मैंने इसको पीछे ट्रेस किया और इसको भी पीछे ट्रेस किया। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी मुझे वहीं पर मिलेगी इमेज। तो यहाँ पर जो इमेज है वो मुझे लेफ्ट साइड में मिल रहा है। लेंस में आपका जो स्क्रीन होता है वो राइट साइड में होता है, तो इमेज मेरा बना लेफ्ट साइड में। सो दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे। अब ऑब्जेक्ट को मैंने 2F2 से थोड़ा सा दूर रखा है। क्लियर है। लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज किया। कौन से डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, पीछे ट्रेस किया। अब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, वो सीधा जाएगा, बेंड नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों मीट किए हैं, तो मेरा जो इमेज बनेगा वो यहीं पर बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज में थोड़ा सा छोटा होगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को मैंने 2F2 के ऊपर रखा, तो एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, जिसको मैंने पीछे ट्रेस किया है। दूसरा लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, जो सीधा गया। दोनों जहाँ पर मिले वहीं पे मेरा बना इमेज। तो इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, और साइज में थोड़ा सा छोटा है। क्लियर है। तो आगे के केसेस भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है। तो पावर का मतलब होता है द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द लाइट रेज इज कॉल्ड पावर। ठीक है। अब जैसे कि लेंस दो तरह के हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है, मतलब जो लाइट है कॉन्वेक्स लेंस में जब लाइट को आप पास करेंगे, जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ आएगी। लेकिन कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग। जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पास करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन होने के बाद जो लाइट है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागेगी। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। और जो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू में 1/F, या फिर
100/f। अगर फोकल लेंथ मीटर में दिया है तो दिस इज द फॉर्मूला। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है दिस इज द फॉर्मूला। अगर फोकल लेंथ मीटर में है दिस इज द फॉर्मूला, सेंटीमीटर में है तो दिस इज द फॉर्मूला। और जो साइन होगा पावर का फॉर कॉन्वेक्स लेंस ये हमेशा पॉजिटिव होगा, एंड साइन ऑफ पावर फॉर कॉन्केव लेंस ये नेगेटिव में होगा। क्लियर है? देन लास्ट टॉपिक दैट इज पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर आपके पास बहुत सारे लेंसेज हैं, कॉन्केव लेंस है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसका पावर तो पॉजिटिव होगा और कॉन्केव लेंस का पावर तो नेगेटिव होगा। अगर आप 3-4 लेंसेज को अगर मिला देते हैं तो जो टोटल पावर क्या हो जाएगी, टोटल पावर क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल जितने भी लेंस हैं, इंडिविजुअल लेंस के पावर को आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल पावर। ठीक है, जितने भी आपके पास इंडिविजुअल लेंसेस हैं उन सब के पावर को आप ऐड कर देंगे तो आपको टोटल पावर मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने पार्ट 2 को ख़त्म कर लिया और जिसके चलते ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो बहुत जल्दी हम मिलेंगे दूसरे चैप्टर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, थैंक यू।